लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था एन और पी की वैल्यू फाइंड की थी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने उनकी जो है कंसंट्रेशन फाइंड की थी। कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनके एक दो फार्मूला आए थे। तो जिसमें से आप पी जो है वो होल्स के लिए लेते थे और आप कहते थे कि पी के जो है वो आपके पास 2, और यहाँ पे एम एच स्टारिक के बी टी बाई 2 पाई एच पर स्क्वायर की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल पावर ई माइनस म्यू बाई के बी टी आएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के लिए आया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा सा डिफरेंस था। जहाँ पे आपके पास मैस एम एच का मतलब है होल्स का मैस हो, तो वहाँ पे एम एच की बजाय आपके पास एम ई था। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म थी आपके पास, इसमें यहाँ पे आपके पास म्यू माइनस ई सी था। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों में ये फ़र्क था, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए जो कंसंट्रेशंस फाइंड की थी, जिन्हें आपने एन और पी से रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, आज हम देखेंगे कि लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, जो आपके पास होल की कंसंट्रेशन थी पी, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन थी एन, जो आपने वैल्यूज फाइंड की थी, उनको आपने मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके आपके पास लॉ ऑफ मैस एक्शन आ जाएगा। तो पहले हम एन और पी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। एन की वैल्यू देखें 2 एम ई स्टाइक के बी टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर की पावर 3/2, ए की बार यानी एक्सपोनेंशियल पावर म्यू माइनस ई सी बाई के बी टी, और पी जो है वो आपके पास क्या है 2 एम एच स्टेरिक के बी टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर जो है वो आपके पास ई वी माइनस म्यू बाई के बी टी है। ठीक है, आपने इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एन पी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी जो वैल्यूज हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगी, जैसे यहाँ पे अभी मैं मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, एन क्रॉस पी, तो ये दोनों वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही होंगी। 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। बाकी आप देखें कि ये वाली जो टर्म है, ये इससे सिर्फ किस लिहाज से डिफरेंस है, कि सिर्फ मैथ्स के लिहाज से डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज सारी टर्म जो है वो दोनों में सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मैथ्स की जो टर्म है उनको अलहदा कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का मैथ और होल का इफेक्टिव मैथ अलहदा करके उनकी पावर 3/2 अलग करके लिख देंगे। बाकी जो बचेगा के बी टी 2 पाई एच का स्क्वायर 3/2, और ये भी 3/2 पावर है। तो इनकी पावर्स जब इस तरह की कोई चीज़ हो जो आपके पास हो, आपको सिंपल मैथ्स में भी याद होगा कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो आप उसकी पावर्स क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बात हो जाएगी। अभी आप करेंगे ये 1 प्लस, एक मिनट जी। अब देखें कि इस जब आपके पास बेस सेम हो, उनकी जो भी पावर्स होती हैं, तो उसको आप फार्मूला क्या होता है, आपने ऐड कर देना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 और 2 दोनों की बेस सेम थी, एक की पावर 1 और एक की पावर 3 थी, तो मैं इनकी पावर ऐड कर दूंगी, जैसे यहाँ पे 4 आ गया। अब सेम आपके पास क्या है कि ये जो सारी टर्म्स हैं, ये वाली टर्म और आपके पास जो ये वाली टर्म आ रही है, ये दोनों सेम है। इनको आपने ऐड कर लेना है। देखिए, इनको बेस सेम थी तो हमने 2 ही लिख दिया, जैसे 2 था वैसे हमने बेस लिख दी। बस इनकी पावर जो भी वैल्यू थी उनको ऐड कर देना है। तो दोनों की पावर क्या है, 3/2 प्लस 3/2 है, वो ऐड हो जाएगी। बाकी एक्सपोनेंशियल टर्म में बहुत सिंपल होता है। अब ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म, इसकी पावर थोड़ी सी डिफरेंट है आपस में, तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ इसकी म्यू माइनस ई सी, और इसकी क्या है प्लस ई वी माइनस म्यू बाई के वी टी। इसको सिंपल मैथ के हम ऐसे कर सकते हैं। और फिर नीचे आ जाएँ इसमें। अब आप क्या करेंगे कि देखें, यहाँ पे जो म्यू है एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो वो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। पीछे रह जाएगा आपके पास माइनस ई सी प्लस ई बी बाई के बी टी, और यहाँ की पावर अगर आप देखें तो आपके पास 6/2 हो जाएगी। ये तो आपके पास सेम टर्म वैसी ही रहेगी और 4 भी वैसा का वैसा। अगेन वो इधर आ जाएंगे, यहाँ पे 6/2 3 हो जाएगा, यानी इस टर्म की वैल्यू पावर जो है वो 3 हो गई है। अब ई की पावर आप क्या करेंगे, अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो इस इससे इसी के साथ अंदर जो है नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये इसी के साथ था। तो आप कॉमन लेने की वजह से ईवी के साथ भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और आप लिखेंगे बाई के बी टी। ठीक है, और आपके पास जो ई जी होते हैं, यानी जो बैंड गैप होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो डिफरेंस होता है आपके पास कंडक्शन और वैलेंस बैंड के एजेस का।
और ई सी जो आपके पास है ये कंडक्शन बैंड का एज है एनर्जी का, और ई वी जो है वो आपके पास वैलेंस बैंड का एज है। ठीक है, यानी अगर जैसे डायरेक्ट बैंड गैप के केस में आपने लिया था ना, आप कहते थे हम ये लाइन क्रिएट करें, तो ये बीच वाली सारी लाइन जो होती है ये बैंड गैप होता है, और ये क्या होता है एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पे आप जो लेंगे वो आप लेंगे ई वी, टॉप फिल्ड लेवल जो ले रहे होते हैं, वैकेंट में लेवल ले रहे होते हैं वो वैलेंस का ले रहे होते हैं, और इस तरह आपने क्या करना होता है यहाँ पे बॉटम से आप ले रहे होते हैं ये कंडक्शन का ई सी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बैंड गैप के इक्वल होगा। यहाँ पे यही हमने लिख दिया कि ये सारी चीज़ जो है वो ई जी के इक्वल है, बैंड गैप के इक्वल है। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा लॉ ऑफ मैथ एक्शन का। और दिस दिस रिलेशन इज यूजफुल, डज नॉट इन्वॉल्व द फर्मी लेवल एंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आप देख रहे हैं कि फाइनल जो हमारे पास लॉ ऑफ मैथ का है रिलेशन, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास म्यू की टर्म नहीं है। म्यू आपके पास फर्मी लेवल था ना, म्यू यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब है कि फर्मी लेवल पे ये डिपेंड नहीं करेगी अगर हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगा जस्ट टेम्परेचर पे जो आपके पास ये नीचे है। ठीक, thus the product of electron and holes concentration is constant independent of impurity concentration at a given temperature। इससे ये पता चल रहा है कि आपके पास जो इनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे इम्प्योरिटीज हैं या नहीं है, बस डिपेंड सिर्फ किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे कर रहा है। तो एक अगर एक टेम्परेचर ले रहा है ना, जैसे आप 300 केल्विन ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 300 केल्विन पे बेशक इम्प्योरिटीज हैं भी, ओवरऑल आपके पास एन क्रॉस पी की कंसनट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। We have not assumed in the derivation that the material is intrinsic. The results hold for impurity concentration as well। यानी हमने जब स्टार्ट किया तो हमने ऐसा नहीं कहा था कि हम सिर्फ ऐसा जो है मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं जिसमें जो है आपके पास इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक क्या होता था? इंट्रिंसिक वो मटेरियल होता है जिसमें आपने ना तो कोई डोपिंग की हो ना कोई इम्प्योरिटी ऐड की हो। ठीक है, अगर डोपिंग डोपिंग क्या होती है? डोपिंग ये होता है कि आप कोई भी और एलिमेंट डाल दें किसी भी मटेरियल, यानी सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो इस केस में हमने ना तो डोपिंग डाली और ना ही हमने क्या किया कोई इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी भी यही है, इम्प्योरिटी में आपके पास क्या होता है कि अब कोई अनदर मटेरियल का कोई सभी एक दो एटम आ गए तो आपके पास मटेरियल जो था वो बिल्कुल प्योर वो वाला नहीं रहा, बल्कि वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। उसमें इम्प्योरिटी हमने डाल दी और उसकी प्रॉपर्टीज उस इम्प्योरिटी के ऐड होने की वजह से खराब भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अभी का केस जो था हमने ना तो उसमें डोपिंग डाली, डोपिंग हमने मतलब उसमें हमने ये नहीं कहा कि डोपिंग हो भी सकती है, डोपिंग नहीं भी हो सकती, इम्प्योरिटी उसमें हो भी सकती है, उसमें नहीं भी हो सकती। हमने कोई खास केस कंसीडर नहीं किया कि भाई ये दो चीजें नहीं होंगी, टोटली इंट्रिंसिक होगा। अगर ये दो चीजें हों तो इंट्रिंसिक नहीं रहता। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक होगा तो इसका मतलब है कि ये दो चीजें नहीं होंगी। इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये दो चीजें नहीं होंगी, और अगर नॉन इंट्रिंसिक है तो तब आप कहेंगे कि भाई ये दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी हमने ना हम इस बात में पढ़े कि इंट्रिंसिक है, ना हम इस बात में पढ़े कि नॉन इंट्रिंसिक है। तो इसका मतलब हुआ कि अभी की जो हमने ये फार्मूला निकाला है, ड्राइव की है, ये जो है होल्ड करेगा इम्प्योरिटी आयनाइजेशन एज वेल। यानी इम्प्योरिटी अगर हो रही हो तो उसके लिए भी होल्ड कर रहा होगा। The only assumption made is that the distance of Fermi level from the edge of Bose band is large in comparison with KBT। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ एक जो assumption की हुई थी वो ये कि ई सी माइनस म्यू वो भी बहुत वेरी वेरी ग्रेटर होगा केबीटी से, यानी टेम्परेचर आप बहुत कम ले रहे हैं, और म्यू माइनस ई वी जो होगा ये भी केबीटी से बहुत बड़ा होगा। तो ये दो टर्म है कहाँ पे? ये दोनों आप याद करें कि जब हमने एन और पी की वैल्यू लिखी थी ये उनकी एक्सपोनेंशियल टर्म्स थी। ठीक है, तो इस केस में हम ये सपोज करें कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू है ये बहुत ग्रेटर है किससे? केबीटी से, क्योंकि टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा ये वैल्यू है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने डेरिवेशन करते हुए की। The effect of impurity is to introduce an additional level, donor level, acceptor level at energy between EV and EC। अगर आप इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करने की वजह से क्या होगा कि जो है आपके पास ई सी और ई वी के बीच जो है डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल आ जाएंगे, यानी न्यू लेवल्स आएंगे जो हम आगे मजीद पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही। सिंस अगर इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तो सिंस कंडक्शन इज entirely due to electron in the conduction band or holes in the valence band regardless of the concentration of impurities, so impurities affect the determination of N and P only through the value of the chemical potential mu।
अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास कंडक्शन क्यों हो रही होती है। कंडक्शन जो है आपको पता है इसलिए हो रही होती है कि आपके पास जब हम ये बैंड्स हमने बनाए ना, हम कहते हैं कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जब यहाँ चला जाएगा, ये आपके पास कंडक्शन है। इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इधर रह गया होल। ठीक है, तो टोटली कंडक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन और होल्स पे, होल्स की कंसंट्रेशन पे, कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे कितने होल्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास इम्प्योरिटी जो है, फिर अगर इम्प्योरिटी के भी एटम्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है एन और पी की जो कंसंट्रेशन है उसमें कुछ चेंजिंग तो आएगी। तो केमिकल पोटेंशियल से आप उसे फाइंड कर सकेंगे कि वो कितनी चेंजिंग आ रही है, वो हम आगे देखेंगे अभी। फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर एक्सट्रिंसिक है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड है। ठीक है, और इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड हैं, और ये डोपिंग हुई भी है, तो उसमें फर्मी लेवल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा वैसा नहीं रहेगा जैसा उसका ओरिजिनल है। इस एडजस्टेड यानी फर्मी लेवल म्यू जो है वो एडजस्टेड होगा, एंड देयर फॉर अबव फार्मूलाज फॉर एन पी एंड एन पी आर एप्लीकेबल। तब आपके पास एन पी और एन पी जो फार्मूलाज लगेंगे वो कैसे होगा, फर्मी लेवल शिफ्ट करेगा जब आपने इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर दी। एन टाइप और पी टाइप दोनों में हम देखेंगे कैसे फर्क पड़ेगा। एन टाइप में क्या होगा, फर्मी लेवल जो है वो गोज अपवर्ड, वो मजीद अपवर्ड हो जाएगा फर्मी लेवल। और प्री टाइप में क्या होगा, फर्मी लेवल डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक, और एन टाइप में हाँ ये दोबारा बात बता दी मैंने। अच्छा, ये देखिए आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स में क्या हो रहा होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म्स दोनों की डिफरेंट थी ना, ये आपके पास एन टाइप के लिए थी। इसमें क्या हो जाएगा, एन इंक्रीजेस, ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी इंक्रीज कर रही है, जबकि ये वाली टर्म जो होगी ये क्या करेगी, जब आपने कोई इम्प्योरिटी आइटम डाला हुआ है तो ये डिक्रीज करेगी। यानी पी जो है वो आपके पास पी की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होगी, पी लेवल डिक्रीज कर रहा होगा। उसकी फिगर थोड़ी कुछ यूँ बनाई दी है, देखिए ये आपके पास जो है ना, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ बैलेंस बैंड बनाया होता था, और बैलेंस बैंड का हम कहते थे कि यहाँ पे उसकी जीरो एनर्जी है। ठीक है, और ये देखिए इसकी एनर्जी जो नीचे की तरफ इंक्रीज करती थी, अब इसको पी के आपने ये फर्मी लेवल इसका बना दिया ये डॉटेड लाइन से, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, या हम कहेंगे पी डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ से आप देखें कि जो आपके पास था कंडक्शन लेवल, उसकी एनर्जी क्या हो रही थी, इस तरफ को इंक्रीज कर रही थी। तो उसका देखिए फर्मी लेवल पहले ये था, अब उसका फर्मी लेवल क्या हो गया, ये हो गया, यानी बढ़ गया उसका फर्मी लेवल, इंक्रीज कर गया। एन के केस में इंक्रीज कर गए, पहले यहाँ तक था सिर्फ, उसको अब ये पोर्शन भी मिल गया, जबकि इसका क्या हुआ, इसका कम हो गया। तो कंपनसेशन हम देखते हैं कि क्या है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स concentration is a constant independent of impurity concentration at a given temperature, the introduction of small portion of stable impurity to increase n say must decrease p। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, इम्प्योरिटी पे डिपेंड ना करे। जैसे अभी हमने सबसे पहले एन क्रॉस पी फाइंड किया, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास एन और पी की कंसंट्रेशन क्या थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है कि हम इसमें अगर इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा, इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से क्या होगा, एन इंक्रीज कर जाएगा और पी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दिस रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट इन प्रैक्टिस, वी कैन रिड्यूस द टोटल कंसंट्रेशन n plus b in a impure crystal, such a result is called compensation। अब कंपनसेशन कैसे हो रही है, आपके माइंड में क्या आ रहा है कि कंपनसेशन कैसे हो रही है। देखिए एक ही चीज अगर बढ़ रही है ना, n बढ़ता है तो p कम हो जाता है, तो प्रोडक्ट तो उतना ही रहेगा ना। ठीक, यानी आपके पास आप एन पी लेते हैं प्रोडक्ट, एन पी कंपनसेशन यहाँ पे कैसे हो रही है। अगर मैं कहती हूँ इनकी टोटल वैल्यू पहले क्या थी, 10 थी। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, एन की वैल्यू आप कहते हैं कि 5 थी पहले, और पी की वैल्यू जो है वो 2 थी, लेट्स सपोज आप कहते हैं ये थी, तो आपके पास क्या था, 10 वैल्यू थी। अब आपके पास कंपनसेशन क्या हो रही है, इम्प्योरिटी के ऐड करने की वजह से, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एन की वैल्यू जो है, या हम इसको भी कह देते उल्ट कह देते, क्योंकि अगर ये जो है ना, मैंने इसको 2 कह देती हूँ, ठीक है, और इसको 5 कह देती हूँ, या जो भी आपके पास वैल्यू थी। अब आप कहते हैं एक बढ़ गई, जैसे ये 5 बढ़ गया, और ये कम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट तो आपके पास 10 ही आएगा, ओवरऑल कंसंट्रेशन तो क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, यानी ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो रही है, आपके पास कांस्टेंट हो रही है। एक चीज अगर बढ़ भी जाती है तो उतनी दूसरी चीज कम हो जाती है, तो रिजल्ट मिलके टोटल आपको क्या मिल जाता है, उतना ही मिल जाता है जो पहले था, कांस्टेंट मिल रहा होता है। तो ये आपके पास एक क्या हो रही होती है, कंपनसेशन हो रही होती है, लेकिन कौन से केस में, जब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है या जब इम्प्योरिटी आपने ऐड की हुई है। अब इंटेंसिव केस में ही आपने एक थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे।
उसमें क्या करना है आपने, in an intrinsic semiconductor the number of electrons is equal to the number of holes because the thermal excitation of an electron leaves behind the hole in the valence band। ये तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो है क्या होना है, ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड की बात जो हम बात करें, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट करके ऊपर आपके पास कंडक्शन बैंड में आएंगे ऑफ कोर्स उतने ही क्या होंगे, होल्स होंगे वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो उसका मतलब है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन एन और पी की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक, सिर्फ जो अगर इंट्रिंसिक के बजाय अगर एक्सट्रिंसिक है ना, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इसमें मैम, जी मैम आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। दूर से आ रही है, अच्छा करीब में कर लेती हूँ, ये आ रही है अभी? ये अब करीब हो गई। ठीक, तो आपके पास जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में मतलब इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे यहाँ से वैलेंस बैंड से, तो पीछे होल आ जाएंगे, तो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन के होंगे उतने क्या होंगे, होल होंगे वैलेंस बैंड में। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि इंट्रिंसिक के केस में तो आपके पास इन एन और पी जो होंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, और लेकिन अगर इंट्रिंसिक के बजाय एक्सट्रिंसिक है, यानी जिसमें इम्प्योरिटी ऐड की हुई है, तो वहाँ देखेंगे आप इम्प्योरिटी अब कंडक्शन बैंड में भी आ सकती है, वैलेंस बैंड में भी आ सकती है, तो तब आपको एन और पी थोड़ा डिफरेंट फील होगा। लेकिन इस केस में जो इंट्रिंसिक है, प्योरली इंट्रिंसिक है, तो उसमें एन और पी क्या है, इक्वल है। ठीक हो गया, और यहाँ पे अगर हम इंट्रिंसिक केस में उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, वो हम कहते हैं एन आई के इक्वल है, और वो क्या होगी, एन माइनस पी हम लेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम एन पी लेंगे, तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे दोनों सेम ही है, एन और पी आप दे कह रहे हैं कि दोनों एक ही जितने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो वो एन आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वायर हो जाएगा। और अगर एन आई हमने यहाँ पे एन पी लिखा हुआ है, तो एन आई स्क्वायर की पावर अगर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एन पी की पावर 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, हम्म, अब देखिए कि एन आई की पावर 2 हो गया, एन पी जो आपने प्रोडक्ट लिया ना अभी, जो पीछे अभी फाइंड किया है मैंने, तो आप अपने क्या करना है कि उसी को आप 1/2 पावर से, ये जैसे ये एन पी प्रोडक्ट लिया था उसकी पावर आपने 1/2 लेनी है। ठीक है, वो हमने जो फाइंड किया था वो था 4 kBt 2πh² की पावर 3/2, और MEMH और की पावर जो था वो आपके पास था 3/2, और यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म में आपके पास था -EG/kBt। ठीक है, तो अब इस इन सब की पावर आपने क्या कर देना है, 1/2, क्योंकि यहाँ पे आपने जो अभी एन आई लिखा वो क्या है, 1/2, तो अब यहाँ पे भी इसकी पावर भी 1/2 लिख देंगे। और इसकी पावर 3 थी, आपको याद हो इसकी पावर असल में हमने जो फाइंड कर ली थी वो 3 थी, तो यहाँ पे भी आपने 1/2 लिखा, तो वो 3/2 हो गया। जो आपके पास ये इफेक्टिव मैसेज थे इनके साथ भी आप इसकी पावर 1/2 कर देंगे, और आपके पास जो हो रहा है ये जो टर्म है इसके साथ भी पावर 1/2 आ जाएगी। तो इनका भी थोड़ा सही करके लिखते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, kBt/2πh²। ये जो है ना, ये आपके पास कैसे हो गया है, 4 है ना, तो 4 आपको पता है कि 2 की पावर अगर आप 2 लें, और उसकी 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर, और उनकी पावर क्या है, 1/2, तो 2 का स्क्वायर की जो ये स्क्वायर वाली पावर होगी और 1/2 होगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 2, तो यहाँ इसकी जगह 2 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, kBt/2πh², यहाँ पे 3 पावर थी तो 3/2 था, तो 3/2 ही पावर आएगी। यहाँ इफेक्टिव मैसेज थे MEMH, और यहाँ पे 3, और इसकी पावर नीचे जो है वो क्या हो जाएगी, /4, तो इसकी पावर होगी 3/4, और जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वहाँ पे EG यानी बैंड गैप बाय 2 kBt हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि बैंड गैप आपके पास यहाँ पे क्या था, EC माइनस EB, or the intrinsic carrier concentration depend exponentially on Eg minus Eg by 2 kBt। ठीक है, यानी वो बैंड गैप पे डिपेंड कर रही है कि कितना आपके पास बैंड गैप बन रहा है, यहाँ पे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इस एक्सपोनेंशियल टर्म की जो पावर है इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, फर्मी लेवल एज मेजर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड से हम फर्मी लेवल मेजर कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास ईवी क्या है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास ईवी जो है वो 0 है। ठीक है,
और यहाँ पे हमने ये एक इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से हमने ये कंडीशन भी ले ली थी कि एन जो है वो पी के इक्वल है। अब आप इनको अगर इक्वेट करें, जैसे यहाँ पे आपने लिखा एन और पी लिखा, ठीक है, एन और आपने पी लिखा, तो क्या होगा, एन की जो पूरी इक्वेशन थी आपने वो लिखनी है और इधर आपने पी की जो सारी इक्वेशन थी वो लिखनी है। एन की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ME, ये आप बिल्कुल जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी, हमने लास्ट लेक्चर में एन और पी जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड की थी, ये वो है, ठीक है। एन की जगह आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी और पी की जगह आपके पास ये आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये जो है, अब आप देखें कि 2 2 तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से पहले हमें पता चला है दोनों साइड पे वो कट जाएगा। बाकी आप देखेंगे कि आपके पास ये क्वेश्चन आ गई, यानी बाकी सारी भी मैंने नीचे उतार ली। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जो आपके पास ये टर्म थी ना, ये एक्सपोनेंशियल की, इसको मैंने इधर लिखा और इसकी एक्सपोनेंशियल टर्म को मैं इधर नीचे ले आई, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये टर्म थी, इसको मैं इधर ले आई, यानी इस वाली टर्म को, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपके पास इनमें से कौन कौन सी कैंसिल हो रही होंगी टर्म्स। ये अब आप देखें कि एक्सपोनेंशियल टर्म आपके पास म्यू माइनस ई सी बाई के बी टी था, ये टर्म ऊपर जाएगी तो एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एम एच स्टेरिक बाई एम ई स्टेरिक की पावर 3/2 डॉट, और ये हो जाएगा आपके पास के बी टी बाई 2 पाई एच का स्क्वायर की पावर 3/2। और ये जो है आपके पास इधर इधर, क्योंकि ये उसके भी डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा बाई के बी टी और 3/2। इससे ये होगा कि ये टर्म दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ बचेगी मैथ्स वाली टर्म और उसकी पावर 3/2। और यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल में जितनी टर्म्स हैं वो सारी ऐड होंगी। कैसे होंगी, म्यू माइनस ई सी, यहाँ इसके साथ क्या है माइनस ई वी, और ये माइनस माइनस क्या प्लस है, प्लस म्यू हो जाएगा। और ब्रैकेट डाल दें ताकि आप जो के बी टी लिखे हैं वो लगे कि सबके नीचे है, ठीक हो गया। फिर आप देखें कि यहाँ पे म्यू दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि म्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 म्यू हो जाएगा माइनस ई सी माइनस ई वी बाई के बी टी, ठीक हो गया। अब ऐसे बैंड गैप आप लिखेंगे ई सी माइनस ई वी होता है, और ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई जी प्लस ई वी के इक्वल आ जाएगा, यानी ई सी लेना है तो ये वाली टर्म उधर ऐड कर दें तो ई जी बाई प्लस ई वी आ जाएगा, मतलब यहाँ ई सी की जगह ई जी प्लस ई वी आ जाएगा। तो देखें अब आपके पास 2 म्यू माइनस जो ई सी की टर्म थी इसकी जगह हमने ई जी प्लस ई वी लिखा। जब भी कभी ऐसे बीच में चीज़ लिखें तो आप ब्रैकेट में लिखें ताकि साइन की कंफ्यूजन ना हो, उसे आप खोल के कर लें बाद में सॉल्व। माइनस यहाँ ई वी हो जाएगा बाई के बी टी, तो ये आपके पास आ जाएगी टर्म। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2 म्यू माइनस ई जी, और प्लस के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ई वी, और यहाँ पे माइनस ई वी बाई के बी टी, ठीक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ई वी माइनस ई वी जो है ये 2 - 2 ई वी हो जाएगा, ये ई जी आ गया और ये 2 म्यू, ठीक। और हाँ, अब आपने इसको क्या करना है कि अब जो है ये यहाँ तक तो सिचुएशन हो गई। अब आपने इसको सॉल्व करना है ताकि एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग लेंगे, दोनों साइडों पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे हम एक्सपोनेंशियल टर्म ख़त्म करने के लिए यूज़ करें, लेकिन आप अकेले ले नहीं सकते। बाय रूल आपको अगर नेचुरल लॉग यहाँ पे ले रहे हैं तो आप दूसरी साइड पे भी लेना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि नेचुरल लॉग ले लिया इस साइड को भी और इस साइड को भी, तो उससे क्या होगा कि नेचुरल लॉग लेने से ये वाली टर्म तो आपको पता है कैंसिल हो जाती है आपस में, और बाकी जो है आपके पास क्या बचेंगी, बाकी आप देखेंगे कि 2 म्यू माइनस ई वी बाई के बी टी जो था वो क्या हो जाएगा, 2 म्यू माइनस ई जी माइनस 2 ई वी बाई के बी टी आ गया, ये टर्म आपके पास वैसी की वैसी आ गई। अब आप के बी टी जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। बचेगा क्या, 2 म्यू माइनस ई वी, आपने निकालना क्या है फर्मी लेवल, यानी म्यू निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 म्यू इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म्स दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये उधर ऐड होगी। तो आपके पास बचेगा क्या, म्यू और ई जी बाई 2, 2 ई वी बाई 2 प्लस के बी टी बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये 2 कट जाएगा, हम कहेंगे ई वी प्लस ई जी बाई 2 प्लस 1/2 के बी टी, और नेचुरल लॉग एम एच बाई एम ई की पावर 3/2, ठीक।
और यहाँ पे इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है वो पी वी बाई एन ई के इक्वल है, यानी कि होल बाय इलेक्ट्रॉन के इक्वल है कंसंट्रेशन के। तो इस पावर के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेचुरल लॉग की वैल्यू पी वी बाई एन ई हो जाएगी, और बाकी सारा फार्मूला आपके पास वही आ जाएगा फर्मी लेवल का। ठीक है। अच्छा, इसमें इस सारे को ना अगर आप ये ना भी लिखे ना पी वी बाई एन ई, तो आपको नेचुरल लॉ की एक प्रॉपर्टी मालूम होगी कि अगर जो इसकी ये पावर हो, जैसे यहाँ पे है, तो वो इस नेचुरल लॉग से पहले लिख सकते हैं आप। ठीक है, 3/2 को यानी मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दूँ, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग एम एच बाई एम ई और के बी टी, और इसकी पावर जो है वो हमने 3/2 यहाँ लिख दी। तो यहाँ लिखूंगी, पहले भी यहाँ 1/2 मौजूद था, तो वो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, फर्मी लेवल हो जाएगा ई वी प्लस ई जी बाई 2 प्लस 3/4 के बी टी नेचुरल लॉग एम एच बाई एम ई। यहाँ डायरेक्ट लगा लीजिएगा ताकि इफेक्टिव मैसेज शो होते रहे। और अब यहाँ पे एक और बात भी थी आपके पास कि अगर हमने कहा कि यहाँ पे दोनों, क्योंकि इंट्रिंसिक केस है, तो दोनों के इफेक्टिव मैसेज भी यहाँ इक्वल है और कंसंट्रेशन इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि एम एच बाई एम एच मैंने लिख दिया, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं कह रही हूँ कि एम ई और एम एच इक्वल हैं, तो मैं इनमें से किसी एक को रिप्लेस कर देती हूँ, या दोनों एम ई बना देती हूँ या दोनों एम एच, या मैंने एम एच बना दी यानी मैस ऑफ होल, इफेक्टिव मैस ऑफ होल कर दिए, तो वो दोनों कैंसिल होके 1 बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारी इक्वेशन वैसी रहेगी, यहाँ पे भी वैसे ही। लेकिन जो नेचर लॉग 1 होता है वो 0 के इक्वल होता है। किसके होता है, 0 के इक्वल। और स्टार्ट पे ही जब हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट की थी, तब हमने बता दिया था कि हमारे पास जो ई बी है वो यहाँ पे क्या है, टॉप फील्ड है, तो वैल्यू है, तो उसको हम कहते हैं कि वो 0 के इक्वल है। ई बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो फर्मी लेवल किसके इक्वल बनेगा, ई जी बाई 2। ठीक है, एंड द फर्मी लेवल इज इन द मिडल ऑफ द फॉरबिडन गैप। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ओवरऑल जो फर्मी लेवल बन रहा होगा वो क्या होगा, मिडल ऑफ द बैंड गैप होगा, जैसा हमने यहाँ पे फिगर में एक शायद मेंशन भी किया है। यहाँ पे बन रहा होगा ये फर्मी लेवल। ठीक है, तो ये सारी जो है ये कैलकुलेशन इसलिए की है कि ताकि आपको पता चल जाए कि इसका फर्मी लेवल क्या बन रहा है। वो आपके पास क्या होगा, ई जी बाई 2 होगा। फॉरबिडन गैप यानी बीच में जो ई जी गैप है उसके बीच में आ रहा है फर्मी लेवल। इस केस में कौन से केस में, जब हमने कहा कि हमारे पास इंट्रिंसिक केस है ट्रूली, ठीक है, तो उसका हमने फाइंड किया इंट्रिंसिक केस में। तो जब आपसे इंट्रिंसिक केस आएगा तब आपने ये सारी कैलकुलेशन करके फिर इसको एंड करके आपने बताना है कि ये ऐसे बन रहा है।